हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो सीए इंटरमीडिएट के मई 23 के एग्जाम्स के लिए हम लोग रिवीजन करने को तैयार हैं भाई। और मेनली हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है अब तक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तक, यानी कि डिपॉजिट वाले चैप्टर्स पे भी हमारी बात बाकी है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 122 तक हमारी बात हो गई है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी सेक्शन 123 से लगा करके 127। ठीक है, तो यहां से आप लोग ये करने वाले हैं और इसके बाद में मैं शेयर करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका जो क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन है, जिसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, वो भी अटैच करूंगा। तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा ताकि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी जबरदस्त तरीके से हो जाए। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट कर दें बगैर समय गंवाए। देखो, सेक्शन नंबर 123 सबसेक्शन 1 जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड के ऊपर बात करता है, जो कहता है कि भाई हमारे लिए डिविडेंड अगर पेमेंट करना है तो सोर्सेस क्या रहने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमारे एक सोर्स के अंदर इंक्लूड होने वाला है। उसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के जो भी प्रॉफिट जिनको हम बोलते हैं, वो यहां पे हमारे सोर्सेस के अंदर काम आने वाले हैं। ध्यान में आप लोग रखेंगे, बराबर। देन उसके बाद में दोनों का ही इस्तेमाल हो सकता है, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी तरह का कोई मनी प्रोवाइड करता है जिसके लिए उन्होंने गारंटी देकर रखा हो, तो वो भी अपने को यूज में यहां पे लेना है। ये हो गए हमारे 4 सोर्सेस जो एग्जाम के हिसाब से बढ़िया पॉइंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इस्तेमाल भी होते हैं। चलिए, अब ट्रांसफर टू रिजर्व क्या कहता है। क्या डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कुछ भी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना जरूरी है क्या रिजर्व के अंदर। तो भाई लॉ कहता है कंपनी का प्योरली चॉइस के ऊपर है, कंपनी चाहे तो रिजर्व में ट्रांसफर करे, कंपनी चाहे तो ट्रांसफर नहीं करे। तो प्योरली कंपनी की चॉइस के ऊपर डाल दिया। तो कंपनी में देयरफॉर बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड ट्रांसफर सच परसेंटेज चाहे तो डाल सकती है, लेकिन मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं कंपनी का मर्जी के ऊपर है, प्योरली डिस्क्रिएशन ऑफ द कंपनी हो गया। छोटा सा पॉइंट है, अपने को ध्यान में रखना है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने के लिए जो बढ़िया पॉइंट बन सकता है वो ये है, नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हैं कि अगर कहीं पर भी इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट हुआ तो उस केस में अपने को क्या करना है। तो इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट के लिए सोर्सेस रिजर्व में से हमको देना है, बट ऑब्वियस है। अब कंडीशंस क्या फॉलो होने वाली हैं, 3 कंडीशंस आप लोग सब जानते हैं और तीनों कंडीशन का एक साथ में पूरा होना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर जब आप देखेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट आपको वीडियो का मैं बोल रहा हूं, तो उसके अंदर आप लोगों को और ज्यादा मजबूती से पता लग जाएगा कि इसको प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे करना है। तो कंडीशन का फर्स्ट पार्ट है, डिविडेंड का जो रेट है वो पिछले 3 साल का जो डिविडेंड है, डिविडेंड का रेट है, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी रेट ऑफ डिविडेंड नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ द रेट 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ दैट ईयर। तो पिछले 3 साल की जो डिविडेंड की रेट होगी उसका एवरेज निकाल लेंगे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जितना अमाउंट हम लोग ड्रॉ करेंगे रिजर्व में से डिविडेंड देने के लिए, वो अमाउंट ड्रॉ जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 1/10 से ज्यादा, यानी 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन, पहले 4th नंबर वाली पढ़ रहा हूं, कि जब भी पैसा विड्रॉ कर लेंगे आप तो उसके बाद बैलेंस भी देखना पड़ेगा। ठीक है, कि जो भी रिजर्व का बैलेंस है वो 15% ऑफ द कैपिटल के बराबर वहां पे रहे। यानी 10% हम यूटिलाइज कर सकते हैं कैपिटल और रिजर्व के बराबर का, लेकिन पीछे जो बैलेंस हमको मेंटेन करना है वो कैपिटल के 15% के अमाउंट के बराबर होना चाहिए। तो सारी कंडीशन एक बार देखी जाएंगी और इनमें से जो भी लोएस्ट होगा वो हम इस्तेमाल कर लेंगे डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए। हाँ, जो भी अमाउंट ड्रॉ करोगे उसका पहला यूटिलाइज कहां करना है, करंट ईयर के जो अगर कोई लॉसेस है तो उनको सेट ऑफ करने में करना है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी। अब ये वाला जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होगा, जहां पे एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने इनके कॉम्बिनेशन में ले रखा है, वहां पे ये कंडीशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बैक में है तो दिया जा सकता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, तो बढ़िया सी बात हो गई हमारी। यहां पे आगे बढ़ते, नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड आउट प्रीवियस लॉसेस। वो अपने को पता ही है कि जब तक प्रीवियस लॉसेस या जो भी डेप्रिसिएशन है उसको एडजस्ट नहीं कर ले, तब तक हम डिविडेंड का पेमेंट नहीं करेंगे। यही चीज यहां पे भी लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन यहां पे कहां से कैलकुलेट होगा, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 2 से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने वाला है। चलिए जी, इंटरम डिविडेंड की तरफ बढ़ते हैं। द बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। अभी आप लोग सब जानते हो कि यार जो अपना मेन डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है, वो तो एजीएम के अंदर होने वाला है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड जो है उसको डिक्लेयर करने का काम कौन करेगा, बोर्ड करेगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भी कर सकते हैं, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर
टिल होल्डिंग ऑफ द एजीएम। सिंपल सा पॉइंट बच्चे लोगों अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। तो इट मींस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो ये मंगवा ही सकते हैं। उसके अलावा यहां पे एक चीज आपको मैं बता देता हूं। सपोज करिए कि हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात यहां पर कर रहे हैं, 22-23 की हम बात कर रहे हैं। तो 22-23 के लिए इंटरिम डिविडेंड 22 यानी 1 अप्रैल 22 से लगा करके 31 मार्च 23 तक कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। इवन फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद भी इस ईयर के लिए जो एजीएम बुलाएंगे, नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि भी हम लोग 30 सितंबर 23 तक अपना एजीएम कर लेते हैं, है ना। तो जो भी आपका डेट ऑफ एजीएम रहेगा वहां तक भी 22-23 के लिए इंटरिम डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया जा सकता है। यह आप लोग को ध्यान में यहां पे रखना चाहिए, बराबर। अब इसके लिए सोर्सेस क्या होंगे? सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पुराना पॉइंट हो गया हमारा। उसके अलावा करंट ईयर का प्रॉफिट इस्तेमाल कर सकते हैं, या आउट ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड। यानी जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके पहले के क्वार्टर तक का प्रॉफिट भी इस्तेमाल यहां पे हम कर सकते हैं। जैसे मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भाई 31 मार्च 23 को हमारा साल खत्म हो गया और हमने जाकर के मान लीजिए एजीएम से पहले मतलब अगस्त 23 में जाकर के हमने 22-23 के लिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो अगस्त से पहले जो भी क्वार्टर खत्म हो रहा है, मींस अप्रैल मई जून में खत्म हो रहा है ना, जुलाई अगस्त से मतलब नहीं है, क्योंकि अगस्त से पहले का जो क्वार्टर खत्म हो रहा है ईयर का, तो 3 मंथ्स का जो अपना क्वार्टर बनेगा वो क्या बनेगा? अप्रैल में जून का। तो वो प्रॉफिट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रीवियस प्रॉफिट जो पड़े हुए हैं 22-23 के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है और इस एक क्वार्टर का प्रॉफिट भी इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरिम डिविडेंड को पेमेंट में। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। क्लियर है मेरे ख्याल से? कोई टेंशन नहीं। If the company has incurred losses during the current financial year up to the end of quarter, immediately preceding the date of declaration of interim dividend। अगर मान लीजिए वहां तक लॉसेस हो रहा है तो एक कंडीशन फॉलो करनी है, सच इंटरिम डिविडेंड मतलब देने से मना नहीं किया है, लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड जो है पिछले 3 साल के डिविडेंड के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो क्लियर बोल दिया, डिविडेंड शेल नॉट बी डिक्लेयर एट अ रेट higher than the average dividend declared by the company during the immediately preceding 3 financial year। तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का, अच्छा आप सुनना, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का इंटरिम डिविडेंड नहीं, यहां जो मेन डिविडेंड आपने दिया रहेगा फाइनल डिविडेंड उसकी बात ही करनी है यहाँ पे। वो 3 साल का रेट का एवरेज आपको निकाल करके ले लेना चाहिए। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। चलिए जी, तो अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग बात कर देते हैं 3 साल के एवरेज का मतलब डिवाइडेड बाय 3 करना रहता है। अपने को लॉसेस वाला है तो उसको हटा करके माइनस करके फिर अपन काम कर लेंगे। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से एवरेज इसका जो है वो निकाला जाना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास में आ गया कि 123(4) क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम, मतलब इंटरिम के लिए भी सेम प्रोविजन है। जब भी डिक्लेयर होगा वहां से 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन उसको क्या करना चाहिए, एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर, मतलब एक शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल करके वहां पे जमा करवा देंगे। ध्यान रखिएगा इन पोर्शंस के ऊपर एमसीक्यू जबरदस्त तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो करना क्या भाई, अपने को बहुत सीधा सा बात हो गया कि हमको डिक्लेरेशन से 5 डेज में, डिक्लेरेशन से कितने दिन में, सिंपली 5 दिन के अंदर एक शेड्यूल बैंक में सेपरेट बैंक अकाउंट खोल करके वहां डिविडेंड का पैसा रख देना है, वेदर डिविडेंड वेदर इंटरिम डिविडेंड, तो वहीं से पेमेंट भी होगा। अब पेमेंट कहां कैसे क्या ये लोग आप लोग सब जानते हैं, अभी प्रोविजन भी अपन पढ़ने वाले हैं कितने दिन में पेमेंट कर देना है। लेकिन पहला पॉइंट आया कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये डिविडेंड जो है वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को होगा जिसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, या उसके ऑर्डर से होगा या उसके बैंकर को होगा। आजकल सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। डिविडेंड कैश में, कैश का मतलब ये होगा कि भाई चेक से पेमेंट होता है, सर नकद में पैसा नहीं पकड़ाएंगे, या शेयर वारंट होता है, सॉरी डिविडेंड वारंट, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड से जैसा मैंने बोला अकाउंट में जाकर के पैसा जमा हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिशन क्या कहता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन बनाता है। अ कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73-74, यानी कि अगर डिपॉजिट रिलेटेड विद डिपॉजिट उसके पेमेंट में अगर कोई भी डिफॉल्ट किया रहेगा उस सेक्शन की कंप्लाई में, तो जब तक वो नॉन कंप्लायंस चालू है तब तक हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो पहले अपने को करना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, डिविडेंड से यहाँ पे मतलब जो अपना चल रहा है वो आप लोग जानते हैं, हम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को भी देते हैं, इक्विटी को। इक्विटी वालों का प्रेफरेंस वालों के बाद रहता है, प्रेफरेंस वालों का फिक्स रहता है, और जो हमारे इक्विटी वाले हैं उनको हम प्रॉफिट के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड। तो यहां डिविडेंड जब तक ये गलती चालू है हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर, बराबर, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, यहां पे अपना सेक्शन नंबर 123 पूरा हो जाएगा, और 126 यहां हमने दिया, लेकिन इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले आपको मैं लेके चलता हूं 124 पर। चलिए जी, बढ़िया पॉइंट है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट का क्या कंसेप्ट है समझिएगा। सेक्शन कहता है कि हमने शेड्यूल बैंक के अंदर तो अकाउंट ओपन कर दिया था, 5 दिन में हमने पैसा वहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब करना क्या है, 5 दिन में पैसा तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन डिक्लेरेशन की डेट से 30 डेज में बच्चे लोगों को पेमेंट करना है। 30 दिन टाइम याद रखिएगा। डिक्लेरेशन से 5 दिन में शेड्यूल बैंक अकाउंट में अलग से एक अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट, वहां पे पैसा डाल देंगे। पेमेंट करना है 30 दिन में, और 30 में 5 दिन भी इंक्लूडेड ही है ट्रांसफर करने वाले, तो बचा हुआ प्रैक्टिकली 25 दिन पेमेंट कर दीजिए। अगर 30 डेज के अंदर अनक्लेम्ड रह गया, कुछ भी अनपेड या अनक्लेम्ड रह गया, तो जैसा ऊपर लिखा हुआ है एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसका नाम ही क्या देंगे, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, और वहां पे ये पैसा ट्रांसफर कर देना है 30 दिन के बाद। कितने दिन में, 7 डेज। तो डिक्लेरेशन से 5 दिन के अंदर अकाउंट में पैसा डालो, डिक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर वहां से पेमेंट करो। 30 डेज में पेमेंट नहीं कर पाओ तो अगले 7 दिन में एक और अकाउंट ओपन होगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वहां ये पैसा ट्रांसफर कर देना चाहिए, जहां पे 7 साल तक पड़ा रहेगा पेमेंट करने के लिए। नहीं तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर होगा, ये आप लोग जानते हो। बराबर, देखो आगे क्या बोला है। स्टेटमेंट अबाउट डिटेल्स ऑफ अनपेड अमाउंट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी विद इन 90 डेज। अब जिसका पेमेंट नहीं हो पाया ट्रांसफर करने के 90 दिन के अंदर हम एक स्टेटमेंट बना देंगे और उसको कंपनी का वेबसाइट के ऊपर डालेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी है तो कोई और वेबसाइट के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज के डालने का बोले तो डाल देंगे। अगर ये पैसा डालने में डिफॉल्ट किया, 7 दिन में पैसा डालना था, 30 दिन खत्म होने के, अगर इसमें डिफॉल्ट किया रहेगा तो कंपनी 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ में ये जो पैसा है ये उस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करेगी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। 12% इंटरेस्ट के साथ ये पैसा कंपनी उसमें डालेगी। ठीक है, विद इन 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर जो भी एलिजिबल पर्सन होगा वो डिविडेंड का क्लेम कर सकता है। 60 साल के अंदर वहां आपका पैसा पड़ा हुई है, ठीक है, तो वहां से जो है वो आप ये अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकते हो। अपने को ध्यान में रखना है 7 साल तक, और 7 साल खत्म होने के बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, जो आगे सेक्शन 125 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बराबर, बहुत सीधा सा। और अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन शैल इश्यू अ रिसिप्ट। जब आप इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा ट्रांसफर करोगे तो वहां जो अथॉरिटी है, जो पढ़ने वाले हैं अभी, वो बाकायदा इसके लिए रिसिप्ट इश्यू करेगी। भाई अपने पास सबूत क्या है, अगर बोले आपने ट्रांसफर किया कि नहीं किया, तो ये एक सबूत के तौर पे अपने को रिसिप्ट मिल जाएगा, जिससे ये हमको शांति हो गई कि हाँ भाई हमारा पैसा वहां गया, जो भी डिविडेंड का पैसा था, और उससे हम फ्री हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास आ चुकी है रिसिप्ट। क्लियर, बराबर से। तो ये अब ये ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ता हूं मैं, उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये रिवीजन उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा जिन्होंने चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है ना। पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो फिर आप डिटेल चैप्टर में पहले जाइए, फिर रिवीजन देखिए। आफ्टर ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, शेयर होल्डर शेल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम डिविडेंड अमाउंट इन अकॉर्डिंग विद प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि वहां पैसा ट्रांसफर करने के बाद कहानी खत्म, लुट गया, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होगा भाई। वहां एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके आप वहां से भी, उस फंड से भी अपना पैसा ले सकते हैं। पैसा आपका है, कहीं जाने वाला नहीं है, वहां पड़ा रहेगा आपके लिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, इस सेक्शन को फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी का एक पॉइंट है, पेनल्टी आप लोग खुद ही पढ़ रहे हैं, तो ये सेक्शन फॉलो नहीं करने के लिए लगने वाली है पेनल्टी। मैं आता हूं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। 125 हमारा बड़ा सेक्शन है भाई, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब ये फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी। अब इसमें बढ़िया चीज है कि यार इसमें अमाउंट क्रेडिट कहां से होता है, पैसा कहां से इसमें आता है। तो इसमें पैसा कहां से आता है भाई, गवर्नमेंट देती है ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अलावा कई सारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज अदर इंस्टीट्यूशन देते हैं इसमें डोनेशन, वहां से इनकम आती है इसमें। उसके बाद अभी अपन ने पढ़ा अनपेड डिविडेंड में 7 साल तक पैसा पड़ा रहा, उसके बाद अनपेड डिविडेंड वाला पैसा भी इसी अकाउंट में आकर के खत्म होगा। उसके अलावा ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हो, ये पुराने कंपनीज एक्ट में जो भी जनरल रिजर्व अकाउंट इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने मेंटेन कर रखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने,
अगला पॉइंट भी ऐसा ही है, पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर ये सेक्शन अनपेड डिविडेंड वाला था 205C। तो पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर इससे रिलेटेड जो भी पैसा इस फंड में पड़ा था, जो कि नया कंपनीज एक्ट बन गया तो नई फ्रेमिंग हो गई, वो भी यहां आकर के हो जाएगा ट्रांसफर, कोई टेंशन नहीं। फिर क्या होगा कि इस फंड में जो इनकम पड़ी हुई है, बट ऑब्वियस है उसको पड़ा कहां तक रखेंगे, तो उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस पर इंटरेस्ट की जो इनकम मिलेगी वो भी इसमें शामिल होने वाली है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। फिर बच्चे लोगों अगला पॉइंट आता है अमाउंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 38 क्लॉज 4। अब ये सेक्शन प्रैक्टिकली अपने प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में है, कोर्स पे तो है नहीं। ये इम्पर्सोनेशन वाला हमारा एक सेक्शन काम करता है, जहां पे कोई पर्सन कई बार फ्रॉडुलेंटली अपने आप को शो करके शेयर एक्वायर कर रहा था, इस तरह का ही सेक्शन ये भी है 38 वाला इम्पर्सोनेशन का। तो वहां क्या किया जाता है, इसमें प्रैक्टिकली उस बंदे के शेयर्स जो हैं वो सीज कर दिए जाते हैं ना, ले लिए जाते हैं, डिस्गॉर्समेंट जिसको हम बोलते हैं, और कई बार उसको लेकर के बेच दिया जाता है। तो वो उससे जो भी पैसा आएगा वो भी इसी फंड में आएगा, उस बंदे का नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन के शेयर लिए उसने तो चीटिंग की है, तो ये ऐसा नहीं है कि शेयर बेच के पैसा उसको दे दिया जाएगा, वो इस फंड में आ जाएगा, ये भी इस फंड के इनकम का पार्ट हो गया। ठीक है, उसके अलावा कई बार क्या होता है, शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी है, आप जानते हो एक पर्टिकुलर टाइम में अगर रिफंड हम चाहें तो रिफंड करते हैं, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन या कुछ नहीं आया तो, या ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो। लेकिन इन्होंने यहां पे क्या किया कि अनपेड और अनक्लेम्ड रह गया वो एप्लीकेशन मनी 7 साल तक, वो क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, तो भाई इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सेम उसी तरह से मेच्योर डिपॉजिट हो जाते हैं, मेच्योर हो गए, किसी ने अनक्लेम्ड रहा या अनपेड रहा, वो भी यहां आके ट्रांसफर होगा। उसके अलावा डिबेंचर्स भी जो मैच्योर हो गए लेकिन उनका रिडेम्पशन होने के बाद भी कोई पैसे लेने नहीं आया, तो वो भी 7 साल तक वहां रहता है अलग से, और उसके बाद यहां आकर के ट्रांसफर होता है। तो 7 साल तक कंपनी एक अनपेड अनक्लेम्ड अकाउंट खोल देती है डिबेंचर्स का, नहीं तो पैसा यहां आकर के ट्रांसफर होगा। और ये जो ऊपर अपने पड़ा एप्लीकेशन मनी, डिपॉजिट और डिबेंचर, इनके ऊपर बट ऑब्वियस है जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, इंटरेस्ट जो भी इन पे रहेगा, क्योंकि कंपनी तो बैंक अकाउंट में जमा करेगी, तो वहां से जो इनकम इंटरेस्ट की आ रही है वो सब भी यहां आकर के क्रेडिट हो जाएगी, इसमें अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा कई बार फ्रैक्शनल शेयर जो सेल होते हैं, वो आप लोग जानते भी हैं, अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ रखा है, जब स्टॉक को अपन कन्वर्ट करते हैं शेयर्स में, तो कई बार कुछ शेयर्स का फ्रैक्शन अमाउंट निकलता है। तो वो जो अमाउंट अगर है, अगर वो भी 7 साल या उससे ज्यादा किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो वो पैसा भी यहां आकर के डिपॉजिट हो जाएगा, आपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक ही बच गया था अपना, तो इसमें सारे आगे देखो, जो जो अपने पेमेंट है, चाहे डिपॉजिट था, चाहे डिविडेंड था, चाहे डिबेंचर्स का था, चाहे एप्लीकेशन मनी था, या प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हो गया, जब भी ड्यू होता है वहां से 7 साल में अगर कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है, वो पैसा यहां पे आकर के इस फंड में ट्रांसफर होगा। ये अपने को बच्चे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बहुत क्लियर सा पॉइंट है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। और भी कोई अमाउंट जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, और कर दिया भाई, गवर्नमेंट ने कर दिया प्रिस्क्राइब, आ जाओ देख लेते हैं। नंबर 1, ऑल अमाउंट पेबल एज मेंशन इन A to N, ये ऊपर वाले तो सारे लिख ही दिए रूल्स के अंदर। इसके बाद क्या बोला, ऑल शेयर अकॉर्डिंग विद सेक्शन 124(6), all those share in whose case dividend to have not been claimed or paid off for 7 consecutive year or more। अब हमने कहा सर ये 124(6) क्या है, जो अभी अपन ने पढ़ा वही सेक्शन की बात कर रहे हैं, कि जो भी शेयर्स हैं, बराबर, वो यहां आकर के ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑल शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद, बच्चों समझना थोड़ा सा पॉइंट को, खाली डिविडेंड ही नहीं, 7 साल तक अगर उन पर डिविडेंड क्लेम नहीं होता है, तो हम मान के चलते हैं कि भी पता नहीं शेयर होल्डर किधर लापता हो गया लगता है, तो लापता हो गया तो उसके जो शेयर्स हैं, वो शेयर्स भी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। यानी अब उन शेयर्स पे आगे जो भी डिविडेंड और जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो सब इस फंड का पार्ट हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बढ़िया पॉइंट है, वहां डिविडेंड ट्रांसफर हो रहा था या तो पूरे शेयर ही ट्रांसफर हो रहे हैं, बराबर। अच्छा, फिर क्या लिखा, यही वाला जो अभी मैंने आपको बोला, ऑल द रिजल्टेंट बेनिफिट। अब चूंकि शेयर्स यहां ट्रांसफर हो गए, तो कल को राइट शेयर भी मिलेंगे, बोनस शेयर भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा, वो सब भी ये अथॉरिटी यहां जो है हेल्ड कर रही है, तो उसके नाम पे सब कुछ आता जाएगा अथॉरिटी के नाम से, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑल ग्रांट फीस चार्जेस रिसीव बाय द अथॉरिटी अंडर दीज रूल्स, कोई भी ग्रांट पहले भी पढ़ चुके हैं, और कोई फीस है, कल कोई अथॉरिटी कोई चार्जेस लगा देती है, तो वो सारा भी इसी की इनकम का पार्ट होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, डी पॉइंट हो गया, आगे पढ़ते हैं, अभी और इनकम है भाई, अभी तो इनकम बहुत आ रही है। फिर आता है ऑल सम रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम सच अदर सोर्सेज एज मे बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड करे कि भी और भी कोई इनकम इसमें आनी चाहिए तो आ जाएगी। ऑल इनकम अर्न बाय द अथॉरिटी, इनकम वही इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट आपने किया तो उससे कोई इनकम हुई, सेम बात लिखी है।
ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर आपको याद हो तो अभी हम लोग जब बेनिफिशियल ओनर पे बात कर रहे थे सेक्शन 90, तभी ये पॉइंट आया था, ऑल शेयर हेल्ड बाय द अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविज ऑफ सेक्शन 90 सब सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, और उससे जुड़े हुए जो भी फिर बेनिफिट्स रहेंगे वो भी आएंगे। अब सेक्शन 90 क्या था कि अगर कोई बेनिफिशियल शेयर होल्डर है, जैसे 10% उसके पास में बेनिफिशियल ओनरशिप है, तो उसको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा ये। और अगर वो डिक्लेरेशन नहीं होता है या इंफॉर्मेशन को प्रॉपर नहीं देता है, इवन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद भी नहीं देता है, तो उसके शेयर्स जो हैं वो यहां पर आकर के ट्रांसफर हो जाएंगे। और आपको पता भी हो कि उसके बेनिफिट्स रोक दिए जाने के बाद उसको चांस दिया जाता है अपील का, और नहीं करता है तो फिर यहां आकर के शेयर उसके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये सेक्शन 90 है बेनिफिशियल ओनरशिप वाला, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मैंने पढ़ा रखा है, बराबर। तो और उससे जुड़े हुए फिर शेयर्स आ रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए सारे बेनिफिट भी इधर आकर के ट्रांसफर होंगे, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा ऑल अमाउंट पेबल एज मेंशन इन सेक्शन नंबर 10B ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग 1970। सर ये क्या है? अब ये वो है जो बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड है, बराबर। ये पॉइंट सीधा सीधा सा बैंकिंग कंपनी, दोनों ही बैंकिंग कंपनीज के हमारे पॉइंट हुए, वहां पे एक्विजिशन और ट्रांसफर एक्ट लगता है हमारा साथ में बैंकिंग का, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई भी अमाउंट इन सेक्शन से रिलेटेड है तो वो भी यहां आकर के ट्रांसफर हो जाएगा। उसके अलावा और कोई भी अमाउंट जो बताया जाए इस एक्ट से रिलेटेड, वो सब यहां आकर के ट्रांसफर होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स और इन्होंने ऐड किए, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट्स थे उसके ऊपर हमने एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक बनाई थी, ये अदर पॉइंट्स पे नहीं, जो एंड तक के हमारे पॉइंट्स थे ना कि भाई कौन सा अमाउंट क्रेडिट होता है, तो हमने एक बढ़िया से पॉइंट इसके ऊपर एक मेमोरी टेक्निक बनाया। इसमें था कि जीजी डेड दोनों को बता रहे हो कि सर जो है वो डीआईडी में 125 करोड़ की एफडी जीत के आए। देखो आप, ये बढ़िया सी लाइन बनाई हमने, जीजी डेड सर डीआईडी में पार्ट लेने गए, ऐसे याद करने के लिए 125 करोड़ का एफडी जीता। अब 125 क्या है, सेक्शन का नाम हो गया, ठीक है। और बाकी जितने वर्ड आप देख रहे हो, जी जी, डीएडी, एसआईआर, डीआईडी, एफडी, ये सब हमारे इन्हीं से हमारे सारे पॉइंट्स बने। जी से हमारा ग्रांट वाला पॉइंट हो गया, जी से ही जनरल रेवेन्यू का जो एक पॉइंट था पुराने कंपनीज एक्ट का, डी से डोनेशन आता है, ई से एप्लीकेशन मनी 7 साल बाद इधर, डिविडेंड भी 7 साल बाद इधर, सेल ऑफ फ्रैक्शनल शेयर वाला पॉइंट एस से बन गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्योंकि पैसा इन्वेस्ट होगा, फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 7 साल के बाद पैसा इधर, डिस्गोर्समेंट इधर, इंटरेस्ट इन सब के ऊपर जो मिलेगा वो भी इधर, डी से हमारा डिपॉजिट का पॉइंट हो गया, एफ से हमारा फंड का पॉइंट हो गया जो पुराने कंपनीज एक्ट का था, और अगेन हमारा डिबेंचर्स वाला पॉइंट कि रिडेम्पशन के 7 साल में नहीं हुआ तो इधर आके ट्रांसफर होगा। तो ये सारे पॉइंट हमने जो है वो इस तरीके से यहाँ पे बनाए थे। तो एकदम सिंपल सी चीज बना लिया था कि भाई जी डेड सर डीआईडी में 125 करोड़ की एफडी, जो 125 करोड़ की एफडी जीत करके लाए। फिर इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स मेमोरी स्टाइल में बनाए थे ताकि कई बार लिस्ट में से भी कुछ अगर पूछ रहे तो अपने को याद आ जाए कि हाँ ये सारे पॉइंट हमारे थे। चलिए तो लेकर के आता हूं आपको वापस यहाँ पे बचे लोगों। अब ये फंड यूटिलाइज कहाँ होता है भाई, नाम से तो पता लग गया इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, लेकिन पैसे का किधर न किधर इस्तेमाल तो करना रहेगा ना। तो पहला इस्तेमाल तो जो पैसा आया उसको रिफंड करने में। भाई अभी हमने बोला 7 साल बाद अगर किसी को जाना है तो अथॉरिटी के पास जाओ और पैसा ले लो। वो अनक्लेम्ड डिविडेंड है, कोई डिपॉजिट मैच्योर वाले 7 साल बाद, मैच्योर डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। तो आज अगर कोई इतने टाइम बाद जाएगा आईपीएफ अथॉरिटी के पास में बोलेगा सर, आईपीएफ अथॉरिटी पूछे कि भैया 7 साल 10 साल तक सो रहे देगा, यस सर सो रहा था, कौमा मैं था, अब जग गया हूं, मुझे दे दो, तो उनको दे दिया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, पहला इस्तेमाल तो यही होता है। सेकेंड नंबर जो इनका मेन काम है, जो नाम से पता लगता है, प्रमोशन करना, इन्वेस्टर को एजुकेट करना, एडवर्टीजमेंट वगैरह आजकल तो आते रहते, अवेयरनेस है उसको प्रोटेक्ट करना। तीसरा नंबर देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्गोर्स अमाउंट, वही वाला पॉइंट सेक्शन 38, एलिजिबल एंड आइडेंटिफिकेबल एप्लीकेंट फॉर शेयर और डिबेंचर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर हु हैव सफर्ड लॉसेस ड्यू टू रॉन्ग एक्शन लिया। बड़ा सा पॉइंट हो गया पर्सन सर, ये था क्या? देखो सुनो, आज मेरे साथ चीटिंग करके किसी ने ये शेयर्स ले लिए, बराबर अपने नाम से ट्रांसफर कराया, तो मुझे नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस बंदे के शेयर्स जो हैं वो तो हमने ले लिए, उस बंदे से मेरे साथ चीट करके उसने कोई शेयर्स लिए, उन शेयर्स को तो मार्केट में बेच दिया, पैसा आया वो इस अकाउंट के अंदर आ गया। लेकिन चूंकि मैं वो पर्सन हूं जिसे लॉस हुआ है, तो मुझे भी तो मेरे लॉसेस का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। वो मिलेगा उस बदमाश से जिसने बदमाशी की। बाई चांस अगर उससे नहीं मिलता है तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा मुझे यहां से दिलवाएगी,
बराबर, ये देख रहे हो आप। तो क्या लिखा है, एलिजिबल पर्सन जो भी एप्लीकेंट रहेंगे, शेयर के, डिबेंचर के, शेयर होल्डर के, डिबेंचर होल्डर के, डिपॉजिट होल्डर के, जिनको लॉसेज हुआ है रॉन्ग एक्शन बाय एनी पर्सन, उस पर्सन को तो सजा मिल गई, लेकिन मुझे जो नुकसान हुआ वो या तो उससे भरा हुआ जाएगा, लेकिन अगर वो एलिजिबल नहीं है, उससे नहीं रिकवर हो रहा है, तो फिर इस फंड से पैसा दिया जाएगा उस पर्सन को, ताकि उसके लॉसेज नहीं हो भाई, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर। उसके अलावा इसी तरह का पॉइंट, जो रीएम्बर्समेंट होते हैं लीगल एक्शन, देखो बच्चों सेक्शन नंबर 37 अपन ने कहां पढ़ा हुआ है, ये अपन ने प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में पढ़ा क्लास एक्शन, और सेम ऐसे ही क्लास एक्शन 245 में भी होता है। तो जो भी मेंबर्स लोगों ने, डिबेंचर डिपॉजिटर होल्डर ने केस किया रहेगा वो अपने पैसे के लिए, अमाउंट के लिए, प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट उसके लिए, तो उसके खर्चे होंगे लीगल एक्सपेंसेस, तो लीगल एक्सपेंसेस का रीएम्बर्समेंट भी यहां से होगा, है ना। अब बढ़िया चीज देखना, कई बार तो लीगल एक्सपेंसेस का रीएम्बर्समेंट कंपनी से हो जाएगा जिसके अगेंस्ट हमने केस किया है। बाई चांस वहां से कुछ दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर जो भी अमाउंट सैंक्शन करेगा एनसीएलटी, वो यहां से इस फंड से जो है वो इन लोगों को, शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिटर होल्डर जिन्होंने भी केस किया रहेगा, इनको मिल जाएगा इन सेक्शंस में। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, और कोई भी मैटर इसमें आए तो आ सकता है इन फ्यूचर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ यूटिलाइजेशन, सेक्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा जाएगा, ये पॉइंट्स आपको यहां से ध्यान में रखने चाहिए। चलिए जी, फिर आते हैं बच्चों इस अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कौन है बेस अथॉरिटी के अंदर। तो ये जो पूरा फंड बना है, इसके लिए एक अलग से अथॉरिटी बना रखी है, जिसमें एक तो हमारे चेयरमैन साहब हैं, बराबर। चेयरमैन साहब के अलावा कौन है वो देख लीजिए, नॉट एक्सीडिंग 7 मेंबर होंगे, जिसमें से 6 मेंबर आप लोगों की बुक में लिखा हुआ भी है, और इसमें चेयरमैन साहब इंक्लूड कर लें तो टोटल 7 जने इसके अंदर होने चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। एक हमारा सीईओ होगा, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा भी किसी को अपॉइंट करे वो पर्सन यहाँ पे आ सकता है। और अभी तक के अंदर अपने कोर्स में है नहीं, बाकी तो बने हुए हैं कि ये एक्ट का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे काम करेगा, वो सब रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा कि यहाँ और कौन एम्प्लॉइज होंगे और ऑफिसर्स कौन होंगे, वो सारे कुछ सिंपल सिंपल से पॉइंट है, बट ऑब्वियसली इनको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, और अकाउंट्स इनके लिए कौन डिसाइड करेगा, सीएजी से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, ये आप जानते हो, ठीक है। फिर बट ऑब्वियसली इनका ऑथोरिटी भी, अभी ऑडिट भी होना है। फिर उसके बाद में लिखा है अथॉरिटी के पास में राइट है स्पेंड करने का मनी आउट ऑफ फंड फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट्स, जो आपको भी ऑब्जेक्ट्स बताए, वहां इस पैसे का इस्तेमाल अथॉरिटी करेगी, और इनके अकाउंट जो है वो बट ऑब्वियसली सीएजी क्या करेगा, ऑडिट भी करने वाला है, और ऑडिटेड जो बुक्स होंगी प्लस साथ में जो ऑडिट रिपोर्ट होगी, ये शैल बी फॉरवर्डेड एनुअली बाय द अथॉरिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। तो बहुत सीधा सीधा सा है कि भी जो भी ऑडिटेड अकाउंट्स है प्लस आपकी एनुअल रिपोर्ट बनेगी, और वो ये जो हमारी अथॉरिटी है आईपीएफ अथॉरिटी, वो भेज देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स में फॉरवर्ड करेगी। ये अपने को सिंपल ये देख लो लिखा है, हर फाइनेंशियल ईयर में एनुअल रिपोर्ट और ये जो भी है वो ऑडिट रिपोर्ट, वो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, वहां पे रखा जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बढ़िया सा एक सेक्शन यहां पर आकर के हमारा हो जाएगा कंप्लीट, जो था कौन सा वाला, ये हमारा सेक्शन हो गया बच्चे लोगों 125 यहां पे खत्म। चलिए जी, अब 126 और 127 आखिरी 2 सेक्शंस आ गए। 126 सुपर भी आ रखा था, ओके, डबल बार आ गया है, ओके ओके, राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर एंड बोनस शेयर टू बी हेल्ड इन अबेयंस वाला पॉइंट, ओके ओके ओके, यहां पे भी आ गया, डबल बार प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम यहां से पढ़ लेते हैं कंटिन्यूजन के अंदर। देखिए क्या लिखा है, right of dividend, right share and bonus share to be held in abeyance pending registration of transfer of share। कई बार अगर शेयर ट्रांसफर पेंडिंग पड़ा है, उस बीच में अगर राइट शेयर, बोनस शेयर वगैरह इश्यू हुए, तो भाई किसको मिलेंगे, उससे रिलेटेड हमारा पॉइंट है। तो वेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर हैज बीन डिलीवर्ड टू एनी कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर, समझना बच्चों, मैंने अपने शेयर किसी के नाम पे ट्रांसफर किया, और आप जानते हो ट्रांसफर के प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, इस बीच में अगर कंपनी ने डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर कर दिया, तो क्या करेगी कंपनी, ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर टू द अनपेड डिविडेंड, वो अनपेड डिविडेंड में डाल देगी। लेकिन अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, यानी मेरे केस में मैं अगर ऑथोराइज कर देता हूं कंपनी को रिटर्न के अंदर कि भाई ये जो डिविडेंड है वो ट्रांसफरी को दे दिया जाए, तो फिर ट्रांसफरी को दे दिया जाएगा, नहीं तो एक बार अनपेड डिविडेंड में डाल देंगे, फिर जब ट्रांसफरी के नाम से शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे तो उसको दे दिया जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके अलावा कीप इन एबियंस का मतलब और भी जो राइट्स है वो भी रोक लिए जाएंगे,
है ना। जैसे राइट शेयर है या बोनस शेयर अगर दे रहे हैं तो वो जब तक शेयर ट्रांसफर नहीं हो जाते ये भी रोक लिए जाएंगे, और एक बार ट्रांसफर होने के बाद ट्रांसफरी को दे दिया जाएगा। तो सर ट्रांसफर को क्यों नहीं मिल रहा है? भाई वो ट्रांसफरी का आपस का मैटर है, वो कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड आप लोग पढ़ते हो अकाउंट्स के अंदर, वो कंसेप्ट अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, आखिरी सेक्शन पे पहुंच गए बच्चे लोगों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बढ़िया क्वेश्चन बना देता है। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज, सेक्शन नंबर 127। यानी ऊपर जो आपको 124 में पढ़ाया था, अगर 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया तो क्या कुछ हो सकता है। आखिरी सेक्शन देखिए, एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल इफ ही नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट इज पनिशेबल। इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, ये आप लोग पढ़ेंगे, लिखना है एग्जाम में, ये पढ़ के जाइएगा, इस सेक्शन से क्वेश्चन बनता है। मेन चीज एक और होगी कि द कंपनी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू। 30 दिन में आपने पेमेंट नहीं किया तो जितना लेट पेमेंट करेंगे उतना 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। अब यह एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई लोगों ने बोला सर 30 दिन में अगर पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ तो हमको अगले 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डालना चाहिए था। बिल्कुल डालना चाहिए था। वहां अगर आप लेट करते हैं अगर तो 12% इंटरेस्ट के साथ पैसा अकाउंट में जाएगा। वो 12% शेयर होल्डर का नहीं है, शेयर होल्डर को तो उतना मिल रहा है जितना उस अकाउंट में इंटरेस्ट होगा उतना मिल रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि भाई 30 दिन के अंदर उसको पेमेंट नहीं किया, अगले 7 दिन में इस अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर हो गया है, क्या हो सकता है नहीं भी हो, जो भी है। अब जितना लेट पेमेंट आप 30 दिन के बाद करेंगे, एक क्वेश्चन भी अपन ने कर रखा है जहां उन्होंने पैसा कहीं और इस्तेमाल कर लिया और 30 की जगह 45 दिन बाद पैसा दिया, तो 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ ये पैसा मिलेगा। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर 12% मिलेगा वहां वाला या 18 मिलेगा। देखिए 12% तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी थी कि आप जब वो पैसा जमा कराओगे तो विद 12% इंटरेस्ट कराओगे तो उस अकाउंट में रहेगा बराबर, और कल को हो सकता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाए। लेकिन ये 18% जो है वो शेयर होल्डर का पैसा है। जितना लेट पेमेंट आप करोगे, 30 दिन में करना था आपने, 40 दिन में 50 दिन में पेमेंट किया, तो 20 दिन जितना लेट पेमेंट किया वो 18% इंटरेस्ट के साथ में शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। अच्छा, 30 दिन खत्म होते ही आपने 7 दिन में पैसा अनपेड डिविडेंड में डाल दिया था तो वो 12% तो आपके ऊपर लगेगा ही नहीं, वो तो कहानी खत्म हो गई। ठीक है, फिर जब आप शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे तो वो 18% इंटरेस्ट के साथ में करना पड़ेगा। इस पॉइंट का मतलब ये सदा एक तरह से कि आपको इतना पैसा उसको और देना पड़ेगा, उस अमाउंट के ऊपर ध्यान में रखेंगे। ठीक है बराबर, तो मेरे ख्याल से 12 और 18% में आप कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि कहां 12 लग रहा है अकाउंट में डालने में। सर 12 और 18 दोनों दे दो भैया, दोनों नहीं मिलेंगे बराबर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको पे हो जाएगा, उस अमाउंट के ऊपर अपने को ध्यान में रखना है। नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अब देखिएगा, अगर इन चीजों की वजह से खूब क्वेश्चन बनते हैं कि अगर इन चीजों की वजह से डिविडेंड का पेमेंट उसको नहीं हुआ है तो यहां कंपनी की गलती नहीं मानी जाएगी। सबसे पहला, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, कल को गवर्नमेंट ने ही कोई उसके शेयर सीज कर दिए, ऐसा कुछ हो गया तो हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, तो कंपनी की गलती नहीं। वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दिया था कंपनी को डिविडेंड पे करने के लिए, वो डायरेक्शन कंप्लायंट नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट इसी के साथ, सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम। तो अपन ने इस पे खूब क्वेश्चंस किए हुए हैं। एक शेयर होल्डर है जिसने कंपनी को कम्युनिकेट किया अपने अकाउंट नंबर कि मेरे इस अकाउंट में पैसे डाल देना। दिक्कत यह हो गई कि जिस लेडी शेयर होल्डर थी, शादी के बाद उसका नाम चेंज हो गया, सरनेम चेंज हो गया, बैंक अकाउंट जो है वो नए सरनेम से है जबकि कंपनी के रिकॉर्ड्स में पुराना सरनेम है। इस वजह से उसका डिविडेंड नहीं हुआ, उस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ, और कंपनी ने ये चीज उसको इन्फॉर्म नहीं की, सो कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो कंपनी, सबसे पहले शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया, दूसरा वो डायरेक्शन फॉलो नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो कंपनी की ड्यूटी है कि आप उसको कम्युनिकेट करोगे। अगर कम्युनिकेट नहीं किया तो फिर कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये जो ऊपर आप पढ़ रहे हो 18% पर एनम और साथ में वो जो पेनल्टी वो सब लगेगी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट नंबर, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है रिसीव को लेकर के, कोई शेयर होल्डर की डेथ हो गई और नॉमिनीज के बीच में डिस्प्यूट है और अगर इन्होंने डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया तो दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, अपने को ध्यान में रखना है। वेयर द डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट द सम, बहुत सही है, कंपनी से उसका कुछ पैसा वैसा ड्यू है, कॉल मनी, अपन ऐसे क्वेश्चंस किए, फाइनल कॉल कुछ अमाउंट बाकी था, उतना ही डिविडेंड हो रहा है तो उससे हमने एडजस्ट कर दिया, या एडजस्ट करने के बाद जो बच रहा था वो पेमेंट कर दिया तो अलाउड है। वेयर फॉर एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे द डिविडेंड or post the warrant within a period under this section was not due to default of part of company.
अगर मान लीजिए जो टाइम पीरियड आपने बताया था कि भाई 5 दिन में अकाउंट में ट्रांसफर करना, 30 दिन में पेमेंट करना, वो नहीं कर पाए, लेकिन इसमें कंपनी की कोई फॉल्ट नहीं है ना। कई बार अपन ने बात की थी कि भाई जैसे कोविड का सिचुएशन आ गया, ठीक है, या कोई पोस्ट बैन है, ऐसा कुछ है और अब नहीं कर पाए, इसमें कंपनी की कोई डिफॉल्ट नहीं है। कंपनी के लिए क्या जरूरी है बच्चे लोगों, इसका मतलब कि आपको उस टाइम पीरियड के अंदर पोस्ट कर देना चाहिए डिविडेंड वारंट जो भी है। वो अगर नहीं हुआ तो फिर कंपनी रिस्पॉन्सिबल, और वो अगर कर दिया और कंपनी की डिफॉल्ट नहीं है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होने वाली नहीं है। यहां पे ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चे लोगों, इसी के साथ हमारा डिविडेंड का जो पूरा चैप्टर है 123 से लगा करके 127 वो एब्सोल्युटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूरा अच्छे से रिवाइज करके दिमाग में सारी चीजों को रख के मैं क्वेश्चन वाला जो लेक्चर है, क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन वाला, वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको जरूर देखना। तभी जाकर के आपका डिविडेंड का जो चैप्टर बहुत मजबूती के साथ में तैयार हो जाएगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, चलते हैं।